नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 29 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए उबंटू हो जाएगा। ठीक है, उबंटू नहीं है। देखिए उबंटू एक लाइनेक्स आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग इंटरप्राइज सर्वर, डेस्कटॉप, क्लाउड और आईओटी में किया जा सकता है। उसका देखिए विजिलैक कैलकुलेटर पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसे मूल रूप से 1979 में विजी क्रॉप द्वारा एप्पल II के लिए जारी किया गया था। कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग विशेष रूप से भारी वैज्ञानिक और वित्तीय कार्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि एक्सेल विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कि कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का एक रूप है। बिजली की आपूर्ति कट जाने पर यह अपनी सामग्री नहीं खोता है और इसे मिटाया और पुनः उपयोग किया जा सकता है। ईप्रोम्स को आमतौर पर बार बार उपयोग के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों के लिए नियोजित किया जाता है, लेकिन इसे प्रोग्राम के बाद के संस्करण के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि ईप्रोम को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा कि कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए किसके घटक हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, तो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर वह भौतिक घटक है जिसकी कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण देखिए सर्किट बोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड सहित सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को घेरने वाला कैबिनेट, वेंटिलेशन पंखा, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस क्या था। तो ये था 24 अक्टूबर 1945। देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस समझौते पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अलग अलग प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है और अपनी विशिष्ट शक्तियों के कारण इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून का वह साधन है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इसे बंधे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि कॉमेट शब्द जो है प्राचीन किस शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबे बालों वाला तारा हो जाएगा। तो ये किससे आया है, तो देखिए ये यूनानी शब्द से आया। ठीक है, यूनानी शब्द से। देखिए कॉमेट यानी कि धूमकेतु शब्द यूनानी शब्द कॉमेटेस से लिया गया है जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला सिर। धूमकेतु जमी हुई गैस, चट्टान और धूल के ब्रह्मांड बर्फ के गोले हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूल और गैसें एक पूंछ बनाती है जो सूर्य से लाखों मील दूर तक फैली हुई है। उसके बाद देखिए कुइपर बेल्ट में संभवतः अरबों धूमकेतु हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद जान लीजिए कि कुइपर बेल्ट बाहरी सौर मंडल में नेपच्यून की कक्षा के चारों ओर एक परिस्थितिजन्य डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या किस विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई किस प्रकार के लोक संगीत की प्रतिपादक है। तो ये हो जाएगा पंडवानी की। देखिए तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी की एक प्रतिपादक है। इस कला रूप में कलाकार संगीत के साथ महाभारत की कहानियां सुनते हैं। इस कहानी में पांडवों को दूसरा सबसे बड़ा पुत्र भीम नायक है। यह कला मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। उसके देखिए झांडू राम, देवांगन और रितु वर्मा भी इस कला से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित थी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाथेर पंचाली। देखिए पाथेर पंचाली सत्यजीत रे के द्वारा लिखित और निर्देशित और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा निर्मित एक महाकाव्य ड्रामा फिल्म है। यह विभूति भूषण बंदोपाध्याय के 1929 के इसी नाम के बंगाली उपन्यास का रूपांतरण है और यह रे के निर्देशन की पहली फिल्म है। यह एक भारतीय बंगाली भाषा की फिल्म है और यह 1955 में रिलीज हुई थी। सत्यजीत रे की अन्य प्रसिद्ध फिल्में चारुलता यानी कि द लोनली वाइफ 1964 में हुआ था, अपराजिता 1956 में, उसके देखिए जल सागर 1958 में, देवी 1960 में, ये सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जी शंकर कुरूप हो जाएगा। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। उन्हें 1965 में 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह
ओड कुगझल यानी कि बांस की बांसुरी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। आशापुरनाथ देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। सबसे हालिया ज्ञानपीठ पुरस्कार 97 दिसंबर 2021 में कोंकणी लेखक दामोदर मोजो को प्रदान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन भारत रत्न 2019 का प्राप्त करता है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, ये तीनों तो है। यहाँ पे देखिए राजेश्वर आचार्य, ये नहीं हो जाएगा। देखिए राजेश्वर आचार्य वाराणसी भारत के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। वह संगीत के ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखते हैं। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या मलेशिया की मुद्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, तो रिंगिट हो जाएगा। देखिए मलेशिया रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। इसे 100 सेंट में विभाजित किया गया है ताकि 100 सेंट बराबर एक रिंगिट हो सके, यानी कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया के समान है। रिंगिट मलेशिया के सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है किसके किसके बीच का एक संयुक्त उद्यम है, तो हो जाएगा देखिए भारत और रूस के बीच का। देखिए ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या था, देखिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस नाम 2 नदियों के नामों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली जो कि भारत में है स्थित है। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमान या जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है। उसके जान लीजिए कि यह सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य निम्न को कम करना है। तो किसका कम करना है, तो देखिए ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जो कि जापान में अपनाया गया है और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। प्रोटोकॉल के 84 हस्ताक्षरकर्ता और 192 पक्ष हैं। प्रोटोकॉल 7 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, फ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 पर लागू होता है। उसके जान लीजिए कि 2012 में दोहा दौर के दौरान दूसरी अनुपालन अवधि के लिए नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड जोड़ा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से वजन परत के क्षय का कारण बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय का एक प्रमुख कारण है। इन हेलोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट और फोम ब्लोइंग एजेंटों के रूप में किया जाता है। समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणु पराबैंगनी विकिरण से टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं। ये परमाणु ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके उसे नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ देखिए ये कौन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन नहीं आता है। देखिए बुनियादी ढांचे से तात्पर्य उस बुनियादी या फिर मूलभूत प्रणालियों, सेवाओं और सुविधाओं से है जो किसी देश या फिर संगठन के लिए आवश्यक है। और इन बुनियादी सुविधाओं में भवन हो गया, परिवहन हो गया, पानी और बिजली की आपूर्ति हो गया, मल हो गया, ये सब शामिल होगा। बुनियादी ढांचे में सिनेमा, सर्कस, संगीत या कला शो जैसे मनोरंजन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश यहाँ पे कौन थी, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा M फातिमा बीवी हो जाएगा। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। उनकी नियुक्ति 6 अक्टूबर 1989 को हुआ था। अभी तक किसी भी महिला को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। वरिष्ठता के अनुसार BV नागरत्ना को 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनना तय माना जा रहा है। उसके बाद जान लीजिए कि लीला सेठ एक भारतीय न्यायाधीश थी जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और बाद में वह 5 अगस्त 1991 को राज्य उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। हाल ही में 24 जनवरी 2022 को आयशा आ मलिक ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने का शपथ लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कि तिब्बती पठार किसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार का। देखिए तिब्बत का पठार एशिया का एक अंतर पर्वतीय पठार है। जब कोई पठार चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। इंटर माउंटेन का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अंतर पर्वतीय पठारों के कुछ उदाहरण देख लीजिए, मंगोलिया का पठार, उसके बाद अल्पिटलानो का पठार, उसके बाद बोलिवियन का पठार, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है, यहाँ देखिए कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मृदा का अपरदन ये हो जाएगा, ठीक है, ये
सुनामी विनाशकारी समुद्री लहरें हैं जो आमतौर पर पनडुब्बी, पानी के नीचे या तटीय भूस्खलन, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। समुद्री घटनाओं के कारण बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित होती है और जिससे भारी लहरें पैदा होती है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। इसे ज्वार या लहर भी कहा जाता है क्योंकि यह तेजी से बढ़ते ज्वार के रूप में दिखाई देती है। सुनामी लहरें सामान्य समुद्री धाराओं या समुद्री लहरों से मिलती जुलती नहीं होती है क्योंकि उनकी तरंगदैर्ध्य कहीं अधिक लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में शुरू किया गया था। तो देखिए ये कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। उसके जाके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया था। उसके जान लीजिए कि इसका जो लक्ष्य है उन ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना है जो गरीब हैं और उन्हें नियमित मासिक वेतन या न्यूनतम वेतन से ऊपर वाली नौकरियां प्रदान करना है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो लक्ष्य है वो 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करना है। उसके जान लीजिए कि इसके द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहलों के समूह में से एक है। यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। गरीबी उन्मूलन के लिए मिशन जिसे आजीविका कहा जाता है इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये हो जाएगा पश्चिमी भाग में। देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। लगभग 85% रेगिस्तान भारतीय क्षेत्र में है और शेष 15% पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रेगिस्तान को रोही या फिर चेलुस्तान रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत में लगभग 60% रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है और शेष गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किया था? देखिए अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ इसका नाम था हसन गंगू ने किया था। उनका मूल नाम जफर खान था जिसका शीर्षक था अलाउद्दीन बहमन शाह सुल्तान बहमनी राजवंशी का संस्थापक था। राजधानी गुलबर्गा थी और उनके सभी सिक्के हसनाबाद में ढाले गए थे। यह दक्षिण भारत के दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि किस कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो देखिए ये रखा था कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने। देखिए 1946 का कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आया था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था और इसे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत लागू किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था? तो हो जाएगा देखिए बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है तमिल राजा राज चोल प्रथम ने 1003 और 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। यह तंजावुर तमिलनाडु भारत में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थल का भी एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? तो यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो 1864 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने। वह कोलकाता पश्चिमी बंगाल के एक इंडो बंगाली सिविल सेवक, कवि, संगीतकार, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे। वह ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे। उनकी कुछ साहित्यिक कृतियों में बॉम्बे चित्र, उसके बाद नवरत्नमाला, बौद्ध धर्म, भारतवर्षीय, अंग्रेज इत्यादि शामिल हैं। उसके बाद जान लीजिए कि उनका देशभक्तिपूर्ण बंगाली भाषा का गीत मिले सबे भारत संतान, एक तन गागो गान, एकजुट हो भारत के बच्चों, एक सुर में गाओ को भारत का पहला राष्ट्रीय गान माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए ये 1946 ईस्वी को हुआ था। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहा जाता था जिसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने किया था। बाद में उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दे दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संसदीय कानून BHU अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तब लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना थी। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से 1888 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना, सभी के बीच राष्ट्रीय एक मजबूत करना और सभी धर्मों तथा भाई भतीजावाद को समाप्त करना था।
उसके बाद जान लीजिए कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में निम्न बातें हुआ था। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885, तीसरा बर्मा युद्ध और बर्मा पर कब्जा 1885, ये सब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भिखाजी कामा के द्वारा कहाँ और कब फहराया गया था? तो देखिए ये 1907 में जर्मनी में फहराया गया था। देखिए भिखाजी कामा जिन्हें लोकप्रिय रूप से मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। इस ध्वज को भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज भी कहा गया था। इसे कामा और विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था और बाद में इसे भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्रता की चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था? तो ये किसने किया था? यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मंगल पांडे ने किया था। देखिए मंगल पांडे ने आज़ादी की चिंगारी जलाई जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। विद्रोह का जो मुख्य कारण यह था कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ था। इन राइफल को लोड करने से पहले सिपाहियों को कारतूसों पर लगे कागज को काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका उपयोग करने से इनकार कर दिया था। भारी कराधान की ब्रिटिश नीतियां, पश्चिम संचालित शैक्षिक, सामाजिक और सामाजिक सुधार अन्य कारण थे। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य का अधिकार वर्णित है यहाँ पे? तो देखिए ये हो जाएगा किसमें? तो अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। देखिए समानता का अधिकार संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। यह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक निहित है। समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्न प्रावधान है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के साथ साथ सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और लिंग या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 एक किसी विधेयक को धन विधेयक बनाने के लिए कुछ प्रावधान प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 110(2) किसी विधेयक को धन विधेयक न माने जाने के कारण प्रदान करता है। अनुच्छेद 110(3) कहता है कि उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे का कि राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये क्या कहता है? 1984 ईस्वी को। राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है। 19 फरवरी 1984 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने केंद्र की आधारशिला रखा था। जून 1986 में बार्क मुंबई से वैज्ञानिक का पहला बैच RRCAT में चला गया और वैज्ञानिक गतिविधियां शुरू की गई थी। केंद्र जो है इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि केंद्र मुख्य रूप से लेजर, कण, त्वरक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के गैर परमाणु फ्रंट लाइन अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधान व विकास में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1950 ईस्वी को स्थापित किया गया था। देखिए योजना आयोग 1950 में गठित भारत सरकार का एक संस्था था। इसका प्राथमिक कार्य भारत की पंचवर्ष योजनाओं का निर्माण करना था। आयोग में प्रधानमंत्री को पदेन अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाता है जिसमें पूर्ण कैबिनेट होता है। कुछ महत्वपूर्ण विभागों वाले कैबिनेट मंत्रियों ने आयोग के पदेन सदस्यों के रूप में कार्य किया है। पूर्णकालिक सदस्य अर्थशास्त्र, उद्योग, विज्ञान और सामान्य प्रशासन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। उसके बाद जान लीजिए कि योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाव नहीं है? जगह ये होगा राष्ट्रीय विकास एजेंडा, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ये। NSSO मतलब NSSO फुल फॉर्म क्या था? नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में 4 प्रभाग शामिल हैं। कौन कौन सा? तो सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग प्रभाग, समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग। उसके बाद जान लीजिए कि NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि डैश एक प्रयोग उपग्रह है जिसे पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रोहिणी हो जाएगा। देखिए रोहिणी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा परिचालित उपग्रह की एक श्रृंखला है। रोहिणी श्रृंखला में 4 उपग्रह शामिल थे जिनमें से प्रत्येक को सैटेलाइट लॉन्च वाहन के द्वारा लॉन्च किया गया था। रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड एक 35 kg का प्रायोगिक स्पिन स्थिर उपग्रह था और इसे 10 अगस्त 1979 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि उपग्रह में प्रक्षेपण यान की निगरानी के लिए उपकरण शामिल था। 3 और उपग्रह है यहाँ पे, देखिए RS-1, RS-D1, RS-D2 ये है। 1980 में, 1981 में और 1983 में तीनों को लॉन्च किया गया था।
34 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। रंगास्वामी कप, ठीक है, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित होता है। देखिए रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप पहली बार 1928 में ओलंपिक खेल के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए एक अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या, साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा तरल पदार्थ है जो इनके बीच मौजूद होता है। तो किसके बीच होता है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा किसका, तो नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच में हो जाएगा। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेल जैसा तरल पदार्थ है या रासायनिक प्रतिक्रियाओं का माध्यम है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी अंग जैसे कि नाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मा में स्थित होते हैं। साइटोप्लाज्मा का वह भाग जो कोशिकांग में समाहित नहीं होता है साइटोसोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या है कि मनुष्य क्या नहीं पचा सकता है। तो देखिए सेलुलोज को नहीं पचा सकता है मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें सेलुलोज में बीटा एसिटाइल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइमों का अभाव होता है। अपचित सेलुलोज फाइबर के रूप में कार्य करता है जो हमारे पाचन तंत्र में अपशिष्ट को बांधता है। उसके बाद जान लीजिए कि हालांकि गाय और भैंस जैसे जानवर अपने पाचन तंत्र में अवायवीय सहजीवी बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण सेल्यूलोज को पचा सकता है। मनुष्य जो है ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल और स्टार्च को पचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जब प्रोटीन हमारे आमाशय में पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीएज नामक एंजाइम जिसे पेप्टीज या प्रोटीनेज भी कहा जाता है उसे अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देते हैं। हमारे आमाशय से अमीनो अम्ल की ये छोटी श्रृंखलाएं छोटी आंत में चली जाती है। ऐसा होने पर अग्नाशय एंजाइम और बाइकार्बोनेट बफर जारी करता है जो पचे हुए भोजन की अम्लता को कम कर देता है। कमी अधिक एंजाइम को अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं को अलग अलग अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम करने की अनुमति देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा तंत्र है जो निमेटोड में नहीं पाया जाता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है इसमें। निमेटोड में पाचन तंत्रिका, उत्सर्जन और प्रजनन तंत्र ये सब शामिल होता है लेकिन पृथक परिसंचरण या श्वसन तंत्र इसमें नहीं होता है। नेमेटोड यानी कि सूत्रकृमि बेलनाकार अखंडित जीव है जो दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से रहने वाली प्रजातियों के रूप में और मानव और पशु रोग जनकों के रूप में पाए जाते हैं। वयस्क नेमाटोड में लगभग 1000 दैहिक कोशिकाएं तथा प्रजनन तंत्र से जुड़ी संभावित रूप से सैकड़ों कोशिकाएं शामिल होती है। नेमाटोड को एक ट्यूब के भीतर एक ट्यूब के रूप में वर्णित किया गया है जो आहार नली को संदर्भित करता है जो आगे के छोर पर मुंह से लेकर पूंछ के पास स्थित गुदा तक फैली हुई होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या है कि स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं है। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, ठीक है अमीबा। देखिए स्यूडोपोडिया एक सूक्ष्म जीव के शरीर के अस्थायी बाह जैसे परिक्षेपण या विस्तार है जो साइटोप्लाज्म से भरे हुए होते हैं। जीव स्यूडोपोडिया के आकार और आकार को बदल सकता है जिससे वह चलने में सक्षम हो जाता है। स्यूडोपोडिया का जो उपयोग शिकार को पकड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जाता है। ये सामान्यतः अमीबा और अन्य प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। इसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा पारंपरिक इकाई डैश का उपयोग करके मापी जाती है। तो देखिए किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूरी का इकाई करके। क्यूरी रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित विकिरण को मापने का एक मात्रक है जिसका उपयोग अमेरिकी इकाइयों की प्रणाली में किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स यानी कि SI सिस्टम रेडियोधर्मिता के मात्रक के रूप में बेकरल के मात्रक का उपयोग करता है। एक क्यूरी 37 बिलियन है। उसके बाद जान लीजिए कि वाट या शक्ति का सही मात्रक होता है, एम्पियर या विद्युत धारा का सही मात्रक होता है, पास्कल या विद्युत दाब का सही मात्रक होता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।